This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक के चुनावी बिगुल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक की 224 सीटों पर एक मरहले में विधानसभा चुनाव होगा। रियासत में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि रियासत में 9,17,000 नए वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे। 224 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जिसमें यूथ कर्मचारी तैनात रहेंगे और 100 बूथों पर माजूर कर्मचारी तैनात रहेंगे। बता दें कि कर्नाटक में अहम मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी दमखम के साथ जुटी है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। मरकजी वजीर अशनवी वैष्णव ने प्रेस को खिताब कर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को संविधान से भी ऊपर समझते हैं। क्या संविधान में बनी हुई व्यवस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, इस देश की डेमोक्रेसी ने बहुत गहराई से सोच समझ के एक पूरे मेथोडिकल वे में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो उन इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जितने भी इस देश ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं। उनका ये मानना है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने प्रेस को खिताब के दौरान राहुल गांधी के मुद्दे पर तफसीरे से इनकार कर दिया। वहीं उन्होंने बयान देते हुए कहा कि विपक्ष की एकता मेरी इच्छा है। वोट के बारे में, किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए, हम जब से आज भी और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता है तो हम कुछ बोलते हैं। तो ये मेरी आदत है कि इन चीजों पर हम कमेंट नहीं करते हैं। और बाकी सब लोग तो जानते हैं, पार्टी वार्टी सब लोगों का तो राय आकर के कहता ही है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि चलिए इस सब पर क्या बोलना है, तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में सब लोग मिलकर के करेंगे। अब आप तो हम जान ही रहे हैं ना कि बाकी जो कुछ भी होता है, तरफे तक कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है। इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीजों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आप गौर से देख लीजिए। इसलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं।
लक्षद्वीप के एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत मिली है। लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को एक केस में कोर्ट ने 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने उनका कन्विक्शन रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद फैजल ने लोकसभा सचिवालय में उनकी संसदीय बहाल करने की सिफारिश की थी। अब लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है। बिहार के मधुबनी में रामनवमी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें मधुबनी के सभी मुअज़्ज़ज़ लोगों ने शिरकत की। सदर एसडीपीओ राजीव कुमार, एसडीएम अश्विनी कुमार, नगर थाना सदर राजा इस मीटिंग में मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक में साफ सफाई करवाने की यकीन दहानी जिला इंतजामिया के जरिए कराई गई। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि डीजे के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगी रहेगी और पुलिस की मुस्तैदी हर जगह रहेगी, जिससे जिले में अमन बना रहे और खुशी के साथ त्योहार मनाया जाए। इस मुतालिक में मधुबनी नगर निगम के मेयर उम्मीदवार शाहजहां अंसारी ने कहा कि हम भाईचारे की ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि आने वाले वक्त में शांति समिति बैठक की जरूरत ही न पड़े। हम सब मिलकर ऐसा माहौल क्रिएट करें जो लगे कि भाई हिंदू के पर्व मुस्लिम और मुस्लिमों के पर्व में हिंदू आगे रहें और शांति समिति की बैठक की जरूरत नहीं पड़े। वैसे जो बैठक होती है इनका फर्ज है जो बैठक करें, उसमें लोगों को शामिल करके जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे डीजे नहीं बजना चाहिए, लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से निकालना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, उसमें हम लोग जो अपनी सेवा दे सकते हैं राम भक्तों को शीतल जल के माध्यम से, वो जितना भी हो सकता है हम सब मिलजुल कर, राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, राम पूरे भारतवर्ष के हैं, पूरे हिंदियों के हैं और हम सब लोग हिंदी हैं। ऐसे मौके पर हम लोग मिलजुल कर राम के भक्तों के लिए सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आगे भी रहेंगे और आने वाले समय में शांति समिति की बैठक को समाप्त करें। जो सेंसिटिव पॉइंट्स थे उस पर फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिस्कशन पहले ही दिया गया है। अन्य भी जो कुछ अन्य सेंसिटिव पॉइंट्स है उस पर हम लोग विशेष नज़र बनाए हुए हैं और इस बार का जो विशेष निर्देश है डीजे पे पूर्णतः बैन रहेगा और जुलूस में मोटरसाइकिल, पटाखे इत्यादि शांति समिति और जो जुलूस के लोग हैं उन्होंने ही खुद एश्योर किया कि वो लोग नहीं करेंगे। एक तरीके से ये शोभा यात्रा है, जो शोभा यात्रा के रूप में ही निकलेगी, जो अपना एक मिथिला का संस्कार रहता है, हर चीज़ बिल्कुल एक शांतिमय तरीके से होता है, वैसा ही कराएगा और सुरक्षात्मक रूप से DSP साहब बताएंगे। साफ सफाई के लिए नगर निगम जो जुलूस का मुख्य निर्धारित मार्ग है उस पर 2 पाली सुबह साफ कराएगी, उसके लिए स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं, तो वो इंश्योर्ड है लोगों का। सुरक्षा के लिए जितने भी शहर के मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जितने जुलूस और पूजा पंडाल हैं उनके लिए लाइसेंस इशू कर दिए गए हैं। सख्त निर्देश है मुख्यालय का भी कि जिनको लाइसेंस इशू है वही जुलूस निकालेंगे। इसके अलावा जो है कि हमारे पास सबसे अच्छी व्यवस्था है कि शहर में अभी जितने मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ पे CCTV हमारे लगे हुए हैं। उस CCTV में सारे जुलूस और जुलूस की गतिविधियाँ जो है कि वो रिकॉर्ड होंगी। इसलिए सबसे निवेदन यही है कि आप लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक सब लोग जो है इस त्यौहार को मनाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था चाक और चौबंद है शहर में। राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया। वंदे भारत ट्रेन अजमेर से जयपुर पहुंची, जिसे देखने के लिए मौजूद मुसाफिरों का हुजूम लग गया। गौरतलब है कि रियासत की पहली वंदे भारत ट्रेन है, जिसकी शुरुआत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अगले कुछ दिनों में कर सकते हैं। करीब 3 दिन पहले चेन्नई से अजमेर के मदार स्टेशन पहुंची इस ट्रेन को ट्रायल रन के लिए रवाना किया गया। अजमेर से चली ये ट्रेन जयपुर तक करीब 110 किलोमीटर की स्पीड से चलाई गई। इसे देखने के लिए पैसेंजर्स की भीड़ देखते ही बनती थी। ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए यहां बड़ी तादाद में रेलवे पुलिस फोर्स के जवान भी तैनात किए गए। राजस्थान बीजेपी के साबिक सदर सतीश पुनिया ने सीएम अशोक गहलोत को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने सीएम के राइट टू हेल्थ बिल पर हल की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि मेडिकल और हेल्थ एक ऐसा शोबा है जहां 24 घंटे सर्विस की जरूरत होती है। किसी सरकार को किसी परेशानी के अहंकार की तरफ नहीं, हल की तरफ बढ़ना चाहिए। सरकार ने कोशिश नहीं की डॉक्टर्स की परेशानी को समझने की, जिसकी वजह से आज एहतजाज बढ़ने के साथ हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। पुनिया ने आगे कहा कि बिल पेश हो गया और पास होकर कानून के तौर पर सामने आ गया। अशोक गहलोत इस बात की ब्रांडिंग जरूर करेंगे कि उन्होंने मुल्क में सबसे पहले राइट टू हेल्थ लागू किया, लेकिन उन्हें सब फरीक की ओर ध्यान देना चाहिए था। सरकार को जनता के हक में भी और मेडिकल एहलकारों के हक में ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह नाकाम हो गई, जिससे रियासत की जनता परेशान हो रही है।
अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम मौजू को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने। मौका था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सालाना कॉन्फ्रेंस का और इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों से बुलाया गया था लोगों को और इस दौरान रफीक खान साहब भी पहुंचे जो कि राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। बस इतना सा हुआ कि रफीक खान साहब थोड़ा सा नाराज़गी है इनकी और ये नाराज़ होकर जा रहे थे। सर हमने रोक लिया आपको, अब जरा एक बात बताइए, ये नाराज़गी क्यों है? नहीं, नाराज़ होके नहीं जा रहे थे। जिस पर्पज़ के लिए आए थे उस पर्पज़ पे मुझे लगता नहीं कि कोई बातचीत हो रही है। सालाना रिपोर्ट है, मंत्री जी आए, बहुत अच्छी बात मंत्री जी ने बोली, मेरे दरवाजे खुले हैं, कभी भी आप मिलिए। मैं पहले स्मृति ईरानी जी थी तो मैंने काफ़ी कोशिश करी, मेल भी डाली, मैंने उनको फ़ोन भी किए कि किसी तरीके से अपॉइंटमेंट मिले, बात की जा सके। मैं पार्टी पॉलिटिक्स और सेंटर और स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। और हमें 15 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर हम सबको मिलकर के ये प्रयास करने चाहिए कि वो 15 सूत्री कार्यक्रम कैसे धरातल पे उतरे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे प्रॉपर हो। यही चीज़ मैं आपसे सर लेना चाहूँगा, एक मिनट के लिए रोके, बस एक सवाल यही आपसे लेना चाहूँगा कि जो बजट माइनॉरिटी का इस साल घटा दिया गया और थोड़ा बहुत नहीं 38% घटाया गया है। जो बजट कभी 5020 करोड़ होता था वो घट के 3000 करोड़ के आसपास रह गया, तो क्या इस पे आपकी आपत्ति क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं, कमेंट क्या है? करीब 2000 करोड़ रुपए की कटौती करी गई, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। 15 सूत्री कार्यक्रम के अंदर ये तय था कि हम 15% के लगभग बजट इनको देंगे, लेकिन 15% तो छोड़ो, ये बजट नहीं मिल रहा 1% भी। 40 लाख करोड़ रुपए के बजट के अंदर आप 2000-3000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हो और उसमें भी 2000 करोड़ रुपए की कटौती कर रहे हो। कायदे से इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। जब सब जगह आप इंक्रीज कर रहे हो पैसा, तो इसमें ख़त्म क्यों कर रहे हो? और इनकी खुद की बात ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो तो कह रहे हैं कि गलत तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जा रहा था। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसको कहीं ना कहीं जो लोग जो उसके योग्य भी नहीं है वो गलत तरीके से, गलत कागजों के माध्यम से उसका फ़ायदा उठा रहे थे, इसी वजह से उसको बंद किया गया है। उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसकी जाँच कराई जा रही है, किस तरीके से होगा, अगर भविष्य में हो सकता है तो उसको चालू भी किया जा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए उसको बंद किया गया। किसका फेलियर है? अगर कोई गलती हो रही थी तो फेलियर किसका है? आप, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी स्कॉलरशिप ही बंद कर दो, आप उसका हक थोड़ी काट सकते हो। अगर कहीं गलती है तो गलती सुधारो। जैसे हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा में कई गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने नाम जुड़वा लिए, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया और उनको न केवल उनको सज़ा मिली बल्कि उनका सारा पैसा उनसे वसूल किया गया। रफीक साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकार है और वो लगातार ये आरोप लगाते हैं खासतौर पर माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर कि ये सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जानबूझ के जिस तरीके से एक्शन सरकार को लेना चाहिए वो जहां पर खुद की बीजेपी की सरकार है वहां तो एक्शन होता नहीं है और जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां पर माइनॉरिटी कमीशन केंद्र सरकार का टूल बन के काम कर रहा है। ये आरोप हैं विपक्ष की तरफ से और खासतौर पर जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे हरियाणा में हुआ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। अब तक नहीं ले पाए, अब लेना चाहिए। जब नॉलेज में आ जाए तब लेना चाहिए। अगर कोई शिकायत नहीं आती है और अखबारों में न्यूज़ आ रही है तो न्यूज़ के आधार पर लेना चाहिए। मान लो कोई आदमी नहीं पहुँच पा रहा, उसकी अप्रोच नहीं है, जैसे मैं लेता हूँ। मैं अभी यहाँ पहुँचा, मैं बाहर था, आउट ऑफ इंडिया था। कल मैं पहुँचा तो पहुँचते ही मेरे को पता लगा कि एक इंसिडेंट हुआ। मैंने मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहा कि इसका प्रकरण दर्ज कर लो, खुद संज्ञान लेकर के नोटिस भेजो, एसपी को भेजो, कलेक्टर को भेजो, रिपोर्ट मंगाओ। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, नासिर और जुनैद के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राजस्थान चीफ सेक्रेटरी को, हरियाणा चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख के जवाब मांगा था, तो क्या जवाब दे दिया गया है और क्या जवाब है, कुछ उससे अगर बता सकें तो। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जवाब किससे मांगा किससे नहीं मांगा। मैंने 2 चिट्ठियाँ लिखी, मेरे फ़ोन में मैंने 2 चिट्ठियाँ लिखी, मेरी चिट्ठी का आज तक जवाब नहीं है। क्या था उन चिट्ठी में, कुछ अगर बता सकें। चिट्ठी में इस प्रकरण की जानकारी दी इनको और ये कहा कि हरियाणा सरकार को चाहिए कि इस पे रिपोर्ट दर्ज करे और जो भी मुलजिम हैं जिन्होंने उन 2 लोगों को जिंदा जला दिया उनको गिरफ्तार करे और जिस थाने में वो पहले लेके गए उनको जब वो जिंदा थे उस पूरे थाने के खिलाफ कार्रवाई हो, पूरा थाना सस्पेंड हो
पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप रफ़ीक खान साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से नासिर और जुनैद के मामले में सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, गृह मंत्रालय को एक्शन लेना चाहिए था, दुखद है वैसा नहीं हो पाया। और साथ ही जिस तरीके से आज एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़गी साफ झलक रही है। कैमरा पर्सन रागिब खान के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.